Assalamualaikum. And a very good morning to all of you. जी, welcome to Rise and Shine only on 365 News with me नादिया खान, ज़ुहैब हसन और माशाल्लाह जोरों शोर से जो है 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं। बच्चों को हमने ये प्यारा सुरमा लगा के, तेल लगा के, जेल लगा के भेजा है ना उनको। 20 साल पुरानी बातें कर रही हैं आप, ये सुरमा लगा के, तेल लगा के, जेल लगा के। नहीं भाई, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जेल तो लगाइए मैंने बच्चे को। जेल लगाई क्योंकि कल छुट्टी होगी, तो इसलिए आज बच्चों के स्कूल में स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। हाँ, तो ये के सब तैयारी कर रहे हैं और मौसम ने भी साथ दे दिया। अब तो मौसम भी इतना सुहाना हो रहा है, बेहतरीन लग रहा है, आजादी के रंग में रंग गया। मैंने कल फोन और मैसेज किए थे कि मलिर हॉल्ट पे छिट्टा बारिश हो रही है, पहुंचो 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 वहाँ 5 मिनट के अंदर। अच्छा, कैसी आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छी लग रही है बहुत ज्यादा और खुश भी लग रही है। मेरे ख्याल नींद भी पूरी हुई है, सारे काम सेट हुए। कैसे पता चला? बस ये पता चल गया मुझे। कैसे पता चला? आपकी बातों से और आपके जो ये फ्रेशनेस नजर आ रही है ना, एक अलग ही किस्म की। हाँ, ये सही बात है। नींद बहुत जरूरी है, नींद वाकई बहुत जरूरी है। टाइम पे उठ गई माशाल्लाह, सारी चीजें सब ये, क्योंकि आई थिंक मंडे मुश्किल है। हाँ, मंडे को छुट्टी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों। खैर आज खबरें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं भाई। ये भी है दूसरी खुशी की वजह। ये वाली बात है। बाकी 14 अगस्त पे इतनी खुश हूँ इस साल माशाल्लाह, मतलब पता नहीं कुछ क्या। कल तो मैं रुकी भी मार्केट, कीनों को चीजें दिलाई। खुद जो मेरा ड्रेस है ना, आपकी सोच है, आपकी सोच है, गाड़ी रोक के मोड़ के मैंने दोबारा मैं वहां से लेके आई। कल पहनेंगे आप शो पे माशाल्लाह, स्पेशल आजादी हम सबको एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन मेरा ड्रेस कल आप जरूर बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज के शो में क्या है वो आपको बताते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जी, उस पर बात करना है, जिन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए फाइनेंशियल टाइम्स से पाकिस्तान के, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद जनाब, ये टैरिफ की जंग चल रही है, भारत पर 50% टैरिफ है, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। तो कंपैरेटिव मार्केट में पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब बहुत ज्यादा इंटरनेशनली मतलब खरीदी जाएगी। या थम्स अप कर दिया आपने, तो इसकी हम बात करेंगे। मुझे इतनी खुशी हो रही है, देखें फॉर डेकेड्स, अब तो हम लोग इतनी हमारी उम्र हो गई, मतलब मैं अपनी बात करूं, इतना कुछ देखा है और इतनी बुरी बुरी खबरें और इतनी एम्बैरेसिंग चीजें हम लोग सुनते थे, जो हमारे दुश्मन हमारे बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे होते थे फॉर डेकेड्स, और दुनिया मान भी जाती थी। मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मेरे मुल्क की इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत हो रही है माशाल्लाह, तो व्हाई नॉट, कुछ तो होना ही चाहिए जी जनाब। और हमारा चावल जाएगा वहाँ, चावल जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी, हमारे पास रेवेन्यूज आएंगे, तो ये बहुत सारी चीजें भी करेंगे। और ये हालात ऐसे हो गए कि इंडियंस को भी इंडियन आइटम छोड़ के पाकिस्तानी चावल और चीजें ही खरीदनी पड़ेगी जो रह रहे हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे की बात होगी, सेलिब्रेशंस की बात होगी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच, ये बीच में जरा सी खबर जो है ना, इधर आके ब्लड प्रेशर मेरा, शुगर लेवल डाउन हो जाती है। जल्दी से कर लो ये बात। पाकिस्तान 32-34 साल बाद पाकिस्तान सीरीज हारा है वेस्ट इंडीज से, वहां पर वेस्ट इंडीज जीता है मैच, और क्या जबरदस्त जीता है 900 के अंदर। अच्छा, आप एक चीज याद रखिए, 0090 क्या मतलब? बस ये आपने याद रखना है, 0090। फोन नंबर है किसी का? नहीं, बस ये है 0090, ये इसका पिन होगा एटीएम कार्ड का। 0090 याद रखना आपने। और फिर हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, तो शो में आज ये सब कुछ कभी किए मार्शल आर्ट्स वगैरह? मैंने हाँ बचपन में किए, बिल्कुल, किक बॉक्सिंग वगैरह, और ये थोड़े बहुत। हमारे तो ना फेवरेट हीरो होते ही जैकी चैन थे, तो हमने तो इतना ज्यादा मतलब देखा, कोशिश भी की है, गिरी भी हूँ, लेकिन ये कि उस जमाने में आई थिंक बैक इन द 90s जैकी चैन की वजह से इतना क्रेज था ये मार्शल आर्ट्स, रेसलिंग वगैरह बहुत थी, और अपने स्टंट्स खुद करना, रियल फाइटिंग होती थी। फिर ब्रूस ली का बेटा ब्रैंडन ली, घर पे तो वक्त ही नहीं गुजरा ना हमारा, तो वहाँ तो ग्राउंड्स में गुजरा। ब्रैंडन ली की डेथ, ब्रूस ली की डेथ, ये भी एक मिस्ट्री है, स्पेशली उसके बेटे की। इतना हैंडसम उसका बेटा, और इतनी जल्दी उसकी डेथ हो गई, वो बड़ा हमारे लिए एक ट्रॉमा था। हाँ जी, तो खैर शुरू करें फिर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वक्त भी कम है और जल्दी से हमें इन सेगमेंट्स को करना भी है। शुरू आप करें, खत्म हम करेंगे। क्या बात है, मतलब इंट्रो आपने दे दिया है, हाँ जी, फिर उसके बाद तो बात ये है, सिलसिला ये है, खबर ये है कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, किसकी हम बात करें? फाइनेंशियल टाइम्स। तो देखें ना, पक्की खबर होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है, वो ये कह रहा है फाइनेंशियल टाइम्स, और उसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है ये जो बढ़ते ताल्लुकात हैं, और उसमें उन्होंने बहुत तारीफें की है। मैं जरा थोड़ा सा आपको नटशेल में बता देता हूं कि क्या क्या तारीफें हैं। उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि इससे पहले पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इन्होंने हमसे पैसे दिए हैं, हम इनको एड देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, तो वे कहते हैं मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। एक हालात ये थे, और उसके बाद ऐसा ट्रांजिशन जंग से पहले ये सिचुएशन, जंग से पहले और काफी पहले, मतलब कहने की बात है कि जब ट्रंप आए पावर में, जंग से पहले पाकिस्तान के लिए उनके डिफरेंट एक ओपिनियन और तासुर और प्लान्स थे, व्हिच जस्ट चेंज्ड आफ्टर द वॉर। फिर जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पहली मुलाकात होती है, और उस मुलाकात का अहवाल ये कि बड़े इकोनॉमिक टाइज की बात होती है, मिनरल्स,
पेट्रोलियम और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेड। ये तीन चार चीजें थी जिस पर उनको भी आर्मी चीफ ने भी ज़ाहिर जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ बताया और कहा कि भाई यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना बहुत तेजी के साथ शुरू हुए। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मामलात बन चुके हैं, यानी जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसी के होते हैं तो फिर मुश्तरक, यानी आप हर सतह पर, जैसे दहशतगर्दी से मुतालिक BLA और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने दहशतगर्द इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम का करार दिया, तो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मामले में हैरान है कि छोटा सा मुल्क है, बल्कि कुछ सालों में आपको बताऊं, फिर मैं 90s की बात करूंगी कि हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते थे ना, वो कहीं बाहर जा रहे, जो हमारे साथ कोई फॉरेनर बैठी हो तो हम उसको बताते थे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसको समझ ही नहीं आता था। इंडिया का तो उनको पता था, पाकिस्तान किधर है कहाँ समझाना पड़ता था। और अब माशाल्लाह मैं कहती हूँ कोई दिन नहीं गुजरता कि हमारे बारे में एक अच्छी बड़ी खबर ना हो। तो हमारी लीडरशिप की भी तारीफ की है, द वर्ल्ड नोज, एंड हमारे जो एयरफोर्स है, मिलिट्री है, उसको भी जानते हैं और मानती है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये तारीफ हमारी बहुत की गई है। इस पर हम कुछ मजीद बात करेंगे, कितना ये मौका है पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए और पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने ज्वाइन किया। मैं मीसम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइजिंग चाइल्ड में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मौका दिया हमें। सर बड़े अरसे बाद आप हमारे शो पे आए हैं, थैंक यू सो मच। और इतनी माशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें, फाइनेंशियल टाइम्स, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कुछ था, या तो हमारे फेवर में खबरें होती हैं या इंडिया के खिलाफ होती हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब टाइम चल रहा है। खुशी दोनों में होती है, इंडिया के जब एक्सपोज करने की खबरें आती है तब भी बड़ी खुशी होती है, और पाकिस्तान की तारीफ तो जी। ये चेंज कैसे आफ्टर द वॉर आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो जी हमेशा से इस दिन की, इस मौके की, इस रजीम की और इस दौर की एक उम्मीद नहीं थी, बल्कि हमें 200% यकीन था। उसकी वजह ये थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा गए हैं कि मुझे मशरक से आखिरी दौर में ठंडी हवा आती है, और मशरक में कौन है हमारे सिवा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ से ठंडी हवा आई तो इसका मतलब था कि वो वक्त आना था जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होनी थी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होनी थी, और जिसकी अब इस वक्त स्पेशली सॉरी इस जंग के बाद जो दुनिया ने इस वक्त देखा, वो दौरे हाजिर की वॉर स्क्रीन में आज तक किसी ने नहीं देखा। जिस तरह 93 फाइटर जेट्स जो थे वो आपस में नबरअज़मा थे, ये मंजर कायनात ने इससे पहले नहीं देखा था। और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में 2 छक्के लगे हैं, एक वो छक्का था जो मियादाद का था जो शारजा में लगाया था, और एक वो छक्का था जो हमारी एयरफोर्स ने लगाया था 6 नेल का जी। ये दोनों छक्के इंडिया को तारीख में न कभी नहीं भूले। बिल्कुल। और इसने जो पाकिस्तान को बूस्ट दिया है, उसमें पाकिस्तान की इज्जत जो है वो पूरी दुनिया की नजर में खुल के सामने आ गई कि इन कंस्ट्रेन्ड हालात के अंदर हर तरफ से जब पाकिस्तान को स्क्वीज किया जा रहा था, हर साजिश का जो मलबा था वो पाकिस्तान के ऊपर फेंका जा रहा था, हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो झूठ था वो पाकिस्तान के ऊपर लेबल किया जा रहा था। इन क्राइसिस के बावजूद भी जिस कौम ने जिस जवां मर्दी के साथ वो लड़ी और जो एक नाम निहाद सुपर पावर बन के सामने हमारे खड़ी थी और खड़ी कर दी गई थी, और जिस तरह उसके पीछे इजराइल ने अब जो कन्फेस किया है उनके मिलिट्री चीफ ने कि हमने इजराइल को सारी वेपनरी और ड्रोन्स और सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की इस जंग में, हमने बेसिकली वो बहुत बड़ी माइट को और बहुत बड़ी मिथ को तोड़ा इस जंग में। अब उसकी वजह से आज क्या रशिया है जो हमारी स्टील मिल को दोबारा रिफैब्रिकेट कर रहा है, आज चाइना है जो अभी इंशाल्लाह आप शायद कल 14 अगस्त पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज सुनेंगी कि J-35 के बारे में। उसके बाद अमेरिका है तो वो बारे नहीं जा रहा हमारे,
तो ये अल्लाह पाक ने ये वक्त हमें लाना था, क्योंकि पाकिस्तान की मंजिल बहुत आगे है। जी। अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया था, उसका आगे जाके बहुत बड़ा रोल है, और जिसका स्टार्ट जी। और सर जरूरी है ना कि दुनिया भी माने, दुनिया भी हमें जाने, दुनिया भी माने, जो कि हो रहा है। जी सर, ये मुझे बताएं सर कि ये एशिया पैसिफिक के जो फाउंडेशन है उसके सीनियर तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं कि हैरान कुन है, और बहुत से जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो हैरान कुन इसको लिख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं हैरान कुन किस तरीके से है? यानी ये अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी हमने ढूंढी है, या क्रिएटिंग मैजिक आउट ऑफ नथिंग है? ये क्या है? यानी हुआ हालात वाकयात हमें यहाँ ले गए, या फिर ये हमारी हिकमत अमली थी? वॉर तो होती है, बहुत से ममालिक में हमने देखा है कि वॉर होती है, उसके बाद ऐसे रेलेवेंट नहीं हो जाता। या थर्ड एक इंप्रेशन के कोई इंटरेस्ट है अमेरिका का इसमें? हाँ, मतलब क्या है कुछ ऐसा? कुछ है, कुछ ये ना कि बाकी हमें आगे हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने, ये भी कुछ कभी लोग सोचते हैं। जी। लेकिन जी, दुनिया का एक सीधा सीधा असूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ऐसा पाकिस्तान से 1981-82 के साथ, जब से यूएसएसआर ब्रेक हुआ था और अमेरिका ने बेरुखी हमसे इख्तियार की थी, उस वक्त से लेके पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस एम्बार्गो लगा दी गई। प्रेस्लर अमेंडमेंट आपको याद होगी, हर तरह की पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां। फिर इंडिया ने जो फैटफ के अंदर अपना रोल प्ले किया, 15 साल पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया फैटफ के नाम पे। ग्रे लिस्ट है, ब्लैक होने लगा, ये गया वो गया, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को सारा बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान ना जाना मारे जाओगे, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जब ये जंग हुई तो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये तो पूरा इस तरह प्लान था, जिस तरह इजिप्ट को खत्म करे, इजिप्ट की मिलिट्री को खत्म किया गया, जिस तरह सुडान सूबे अलग हो जाएंगे, शहर अलग हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ये पूरा प्लान था। बिल्कुल। और जब इसको छेड़ा गया, तो जो आगे से रिजल्ट देखने को मिले, वो दे वाज सो सरप्राइजिंग कि दुनिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि जिस मुल्क को 50 साल से कॉन्स्टेंटली खत्म किया जा रहा था, वो किस तरह उभर के सामने नहीं आया। सर, देखिए वो तो है, वो अपनी जगह है, बिल्कुल उसका इकरार दुनिया ने भी किया, लेकिन देखिए वो तो इट्स अ मैटर ऑफ 15 डेज, मे बी मोर देन दैट, ये जो जंग का सारा माहौल। लेकिन ऐसा क्या किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, या हमारी हुकूमत ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, कि वो टर्म जो ये कह रहा था कि इन्होंने तो हमें धोखा दिया है और ये तो हमसे पैसे लेते हैं, और उसके बाद ये टेररिज्म के खिलाफ, वो क्या क्या इक़दाम थे जो हमने मेक श्योर किए हैं और ट्रंप को ये बताया, अपना नैरेटिव पिच कैसे किया हमने अपने आप को, ये बताएं। जंग से तो हम निकले आगे। देखें, ये कुछ उंज भी रहा औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, इसमें तो एक हमारी बहुत अच्छी एक जंगी हिकमत अमली थी, उसके बाद हमारी बहुत अच्छी एक डिप्लोमेसी जो प्लानिंग थी, जिसके बाद फॉलो अप में जो हुकूमत ने बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो एक डेलीगेशन भेजा, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत बेहतर। अब देखें ना, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा कि मिनरल्स गैस को लेके, पेट्रोलियम को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके हमने जिस तरीके से बताया उनको कि भैया आपके पास ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसको हमने पोस्ट वॉर जो है बहुत अच्छा कंटेस्ट किया। और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं उस नाकाम इंडियन पॉलिसी का, जिस तरह नेगेटिविटी उनके मीडिया ने फैलाई अपनी कौम के अंदर भी और दुनिया की आंखों में भी, जो मट्टी दूर झोंकने की कोशिश की, जब वो दूर छटी तो इंडिया का सारा झूठ बिल्कुल जो अयां होकर सामने आ गया। उसने भी बहुत बड़ा रोल किया हमारे मौकफ को बहुत बेहतर आगे प्रमोट करने के लिए। आज जब अमेरिका जो है वो बीएलए के ऊपर या मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदी लगाता है और उसको स्पेशल टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप में, उस लिस्ट में ऐड करता है इन दोनों ग्रुप्स को, तो वो जो इंडिया पिछले 25 साल से बीएलए को फंडिंग कर रहा था, आज वो मौकफ दुनिया के सामने खुल के सामने आ जाता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल हुई हैं, पाकिस्तान की बेस्ट हिकमत अमली और इंडिया की वर्स्ट हिकमत अमली।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके सामने रिजल्ट आपको फाइनेंशियल टाइम और दूसरे जरीदों के जरिए जो आपको नजर आ रहा है, और जिस तरह दुनिया की तीनों सुपर पावर जो है पाकिस्तान के ऊपर बारे जा रही हैं, ये इन दोनों चीजों का अच्छा सर, combination आप बनती इंडिया है। का फ्यूचर क्या देखते हैं? अंदर वहाँ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में बड़े झगड़े मसले, राहुल गांधी को अरेस्ट भी किया इन्होंने, और उन्होंने बताया कि ये तो रिग्ड इलेक्शंस थे, मोदी तो आया ही बिल्कुल धांधली के बाद है, जीरो, मतलब वो दिखाए भी उन्होंने कि जो रजिस्ट्रेशन जिन वोटर्स की हुई भी थी तो घर का था एड्रेस हाउस नंबर 0, बाप का नाम LMNOPQ, और ये इन्होंने वोट हुए, ये ऐसे हजारों लाखों वोट हुए मोदी के फेवर में, तो रिग्ड और गलत इलेक्शन से वो आज यहाँ बैठा हुआ है। तो आप इनके क्या देखते हैं फ्यूचर के हालात? फिर 50% टैरिफ फ्रॉम US, और अभी आगे शायद और पाबंदियां, सैंक्शंस, क्या देखते हैं आप? क्योंकि 15 अगस्त इनकी भी तो आ रही है ना, तो जरा ये जज्बाती होंगे काफी। लकी जी, आज हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो आपके मीडिया कोई पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जनरल अहमद शरीफ हैं, DG ISPR। मैं जब ये ब्रिगेडियर थे तो ये एक बहुत अच्छे GHQ में ओहदे पे फाइज थे, और एक दिन ऐसे ही इनके ऑफिस में बैठा था तो इंडिया का इलेक्शन हो रहा था, जिसके ऊपर ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसके ऊपर वो बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस जो है वो अगर उसमें इंडिया में जीती है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स और उसके बाद नेबरहुड में वो बहुत एक लिबरल मौक़िफ़ लेके चलते हैं। तो मैंने उस वक्त ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं, मैंने उनको कहा कि अगर मोदी जीतता है तो इंडिया को तबाह होने के लिए किसी दुश्मन को जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। इंडिया ऑटो मोड पे तबाह होने जा रहा है अगर मोदी जीत गया तो। क्यों? कि इंडिया की बुनियाद थी लिबरलिज्म के ऊपर, इंडिया की बुनियाद थी, इंडिया का कोहेजन जो था, इंटीग्रिटी जो थी, वो मजहब की बुनियाद पे नहीं। अच्छा सर, एक और चीज, जो बीजेपी और RSS ने जो मजहबी कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, जिस तरह अकलियतों के हकूक का पामाली शुरू हुई, जिस तरह सिखों का कत्ल हुआ, मुसलमानों का कत्ल शुरू हुआ, अकलियतों के सारे राइट्स सल्ब कर दिए गए, क्रिश्चियंस के चर्च जला दिए गए, सिर्फ हिंदुआता प्रमोट होना शुरू हो गया, तो उस दिन इंडिया के जवाल का लिखा गया था। अच्छा, मुझे जो कुछ इंडिया सर एक चीज और, एक दो चीजें और पूछनी है, एक दो चीजें और पूछनी है इंडिया के मामला। अभी एक दो चीजें और, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं हम, ठीक है, उस पर भी हालांकि हमने बड़ा जानों का नजराना पेश किया, हजारों लोग हमारे सिविलियंस भी, आर्म फोर्सेस के लोग भी, लेकिन दुनिया एक्नॉलेज नहीं करती थी ये बात। तो अब मुझे बताएं ऐसा क्या मुख्तलिफ हमने किया है? जैसे अभी फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लिखता है कि मार्च में जो दाइश खुरासान के एक आम दहशतगर्द को हमने अमेरिका के हवाले किया, और ये एक बड़ी पेशरफ्ती कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर कि अमेरिका अब समझ रहा है कि सीरियसली हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो इस महाज पर भी जरा सा आप अपना तज्जिया कीजिए, कितना जरूरी था और कितने सही लाइन पे हम जा रहे हैं। देखिए, हम तो 2004 से इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं जिसने इतनी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ दी हो जितनी हमने कुर्बानियां दी हैं। और मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि हमारा मुकदमा सच्चा था, हमारा वकील जो था वो सही मुकदमा इससे पहले लड़ नहीं सका। मैं सल्यूट करता हूं आसिम मुनीर साहब को और मौजूदा इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत को कि इन्होंने वही मुकदमा जो हम 2004 से पीट रहे थे उसको सही तरीके से प्रमोट किया, दुनिया को ट्रू फेस पाकिस्तान का दिखाया कि हम इस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने और ट्रंप साहब ने अपनी पहली स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जो हमने टेररिस्ट उनके हवाले किया था। हमने अफगानिस्तान में हमेशा अमन के लिए कोशिश नहीं है, हमने हमेशा नेबरहुड में हमने अमन प्रमोट किया है, हमने कभी भी टेररिज्म को न प्रमोट किया न सपोर्ट किया। आज इंडिया को जितनी भी जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है उसका सिर्फ एक लम्हे के लिए आप नेबरहुड में देख लें जिस तरह टेररिज्म के साथ वो खेला है, चाहे इंडिया बांग्लादेश ले लें, चाहे इंडिया श्रीलंका ले लें, जिस तरह तमिलनाडु को इन्होंने टेररिज्म प्रमोट की, इंडिया पाकिस्तान ले ले, इंडिया चाइना ले ले, इंडिया नेपाल ले ले, इंडिया भूटान ले ले,
कोई जी। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कलसीदी, कोई बिल्कुल। एक नेबर बता दे जहां जी, इंडिया ने दुश्मन ही terrorism बनाए जो है हैं, डिस्टेबल वो- किया है इन सारे मुल्कों को। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। देखो ये इंडिया है, इसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। यहाँ कोई भी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, क्योंकि सिखों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को साथ लेके चले तो ठीक है, क्योंकि वो बड़े नंबर में है सब। Diversity है, इंडिया में एक बहुत बहुत diversity, नंबर depth है वो बहुत बड़ा। अगर एक भी एक्सट्रीमिस्ट शख्स इसमें आ जाता है कि जो किसी की तरफ भी ज्यादा उसका हो, तो ये तो कोलैप्स कर जाएगा। और मोदी जो कि है ही कातिल, बुचर ऑफ गुजरात, तो इंडिया ने तो कोलैप्स करना है। डेड इकोनॉमी, ट्रम्प इज सेइंग बिल्कुल ऐसे डेड ही है। इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज मुझे और यहाँ पे हमने सवाल भी किया था और देखिए फाइनेंशियल टाइम्स ने वो बात लिख दी। उन्होंने इस चीज की भी तारीफ की कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका से तो बात की ही, लेकिन वहां पर अपने मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात, वो चाइना के साथ ताल्लुकात और ईरान के साथ ताल्लुकात, बड़ा क्रिटिकल था ये ईरान के साथ जैसे जो मौका था। बिल्कुल, नए उन्होंने दोस्तों में हाँ, पुराने दोस्त नहीं उन्होंने भूलने। बड़ा बैलेंस कायम किया। ये बड़ी काबिल तारीफ वेरी बात वेरी फाइनेंशियल स्मार्ट। टाइम्स इस पे और बात करेंगे आज शो पे, और बहुत सारी और खबरें भी हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग एक राइज break एंड के बाद शाइन। गुड वापस आते हैं। मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे, ये क्या हो रहा है? बड़ा म्यूजिक है अपने शो का। ये शो का म्यूजिक है? अच्छा रहने दें, हम आपको एक और म्यूजिक की बात बताते हैं। मिली नगमे, हमारे बहुत प्यारे मिली नगमे हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है कि इस महीने जैसे अगस्त शुरू होता है तो सड़कों पे, गलियों में, चुरंगियों पे म्यूजिक सिस्टम और तराने बज रहे होते हैं, मिली नगमे होते हैं, और साथ में स्टॉल्स लगे होते हैं, और ग्रीन एंड व्हाइट माशाल्लाह हर तरफ। बिल्कुल, जश्न आज़ादी बहुत अच्छा भरपूर लगता अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो गई हैं। 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करेंगे, और जैसे अभी शाम होगी तो शाम के बाद सेलिब्रेशंस और बड़ा मजा आने वाला है हर तरफ। मैंने की हूँ फैजल ने, तो हमने तो कल शॉपिंग कर ली, और आप भी जरूर शॉपिंग करें। आप इन स्टॉल्स में देखें, बड़ी यूनिक मजे की चीजें आई हैं, बड़ी वेरिएशन के साथ। बच्चियां भी, बच्चियों के लिए खास कपड़े, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए खास कपड़े, तो जरूर बड़ों के लिए भी। जी, तो हमने लाहौर का हम बताएंगे आपको क्या मनाजिर हैं, आंखों देखा हाल होगा, और कराची का भी होगा लाइव। लेकिन आज़ाद कश्मीर से राना मोहम्मद इलियास बता रहे हैं, इस्लामाबाद का भी की सूरत हाल हम बताएंगे कि कैसे आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर से राना मोहम्मद इलियास हमें दिखाएंगे कि वहां क्या है सूरत हाल है, और क्या तकरीबात हो रही है, क्या रौनकें, क्या जश्न। जी जी, पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में स्टॉल जो है वो सज चुके हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सब्ज हिलाली परचमों की भरमार है। तमाम जो इमारतें हैं उन पे सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए गए हैं। बच्चे बड़े सभी लोगों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मैं मौजूद हूँ रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो स्टॉल की तरफ रुख कर रहे हैं, और अपनी मनपसंद के जो बैजेस हैं, कपड़े हैं बच्चों के लिए, उसकी खरीदारी में मसरूफ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो जश्न आज़ादी के मौका पर क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान का यूम आज़ादी, आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस दफ़ा जो पाक फ़ौज ने कारनामा सर अंजाम दिया है और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी वजह से इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर के बच्चों में, ख़वातीन में, बुज़ुर्गों में पहले से जो बढ़ के ना जो जोश व जज्बा पाया जाता है, और आज़ाद कश्मीर के अवाम इस दफ़ा इंशाअल्लाह पाकिस्तानी भाइयों के साथ मिलकर यूम आज़ादी जो है ना वो भरपूर तरीके से मनाएंगे। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। मार्का हक में कामयाबी हासिल करने के बाद पूरी कश्मीरी अवाम अपने मुसल्ला और बहादुर अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी, और मुल्क पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। सुहेब, कुछ डिफरेंट मैंने ये देखा, कपड़े वगैरह थे तो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का परचम तो एक हम देखते ही हर साल। इस दफा एक नई चीज का इजाफा हुआ कपड़ों में, डिजाइन में पाकिस्तान के जेट्स का। जी जी, और देखिए इस बार ये भी है कि जब बात प्लेन्स, वो उनके स्टिकर्स और वो बने हुए, और बच्चे इतनी खुशी से वो ले रहे हैं कि भाई ये भी चाहिए। और जिन लोगों से बात हो रही है, अभी आपने देखा कि लोग हमेशा पाक फौज के कारनामे की बात कर रहे हैं, मार्का हक की बात कर रहे हैं, तो ये भी खास तौर पे लोगों की अब इस वक्त जो है तवज्जो है, और लोग इजहार कर रहे हैं और इतनी यूनिटी सालों के बाद देखिए हमने कि क्योंकि दुश्मन का हमेशा यही प्लान रहा है कि जी पाकिस्तान को जो डिवाइडेड रखो, ये मिलिट्री के खिलाफ हो, हुकूमत के खिलाफ हो, कुछ ना टेंशन रहे।
अभी सालों के बाद माशाल्लाह वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री, हमारे लोग, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। ये तो भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अब कराची का भी रुख करना है और इस्लामाबाद का भी करना है। कराची में एक स्पेशल आज़ादी ट्रेन चलाई गई है, अरे वाह। कराची से थरपार कर वो जाएगी, उसका इफ्तिताह भी अभी किया है सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने, और उन्होंने बात भी की है मीडिया से। तो हमें जमजम सईद वहां से ज्वाइन करेंगे कि भाई ट्रेन निकल गई है, गड्डी निकल तो नहीं गई, गड्डी छूट नहीं गई, मिस कर दी हमने, आ रहे हैं हम शो के बाद। तो ये हम जमजम से बात करेंगे और एमन सैयद ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। अगर आप दोनों को एक साथ ले, जमजम है हमारे साथ। जी जमजम, गुड मॉर्निंग, कहाँ मौजूद है? आपकी ट्रेन मिस तो नहीं हो गई? जी जमजम दिखाएं जमजम को। ट्रेन मैंने तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने मिस कर दी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊं कि बहुत ही ज्यादा शोर था, जोश था, वलवला था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो स्पेशल ट्रेन का जो है इफ्तिताह किया, जो कि कराची से थर पार कर जाएगी और बिल्कुल फ्री में जाएगी। उनके साथ जो है वो वजीर सकाफत भी मौजूद थे, जुल्फिकार शाह। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी यही कहा कि वाकई इस मरतबा जिस तरह से आज़ादी को, उमर का हक को मनाया गया, उसका जश्न मनाया गया, उसकी मिसाल हमें कहीं भी नहीं मिलती। और यहाँ पर कैंट स्टेशन के बाहर के अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊं तो कैमरामैन जुल्फिकार ये जरा दिखाइए, सफेद और जो ग्रीन है उन बलून से जो है वो पूरे कैंट स्टेशन को सजा दिया गया है और बाकायदा यहाँ पे बरकी कुमकुम भी लगाए गए हैं। शाम के टाइम में बड़ा हसीन मंजर जो है वो पेश करती है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने इस मरतबा बोट रैली भी निकाली, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी करवाए, और दीगर स्पोर्ट्स में भी जो है वो हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स के वजीर थे मोहम्मद बख्श मेहर, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। और आज रात जिस तरह आप लोगों ने कहा कि आज शाम से ही जो है वो जश्न शुरू हो जाएगा और वाकई माहौल जो है वो बिल्कुल ही अलग है इस मरतबा। और वो जो है हमें भी स्पेशल इनवाइट आया है, हम भी जरूर जाएंगे। आज जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में एक शानदार जो है वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, जिसमें हदीका कियानी भी होंगी, राहत फतेह अली खान भी होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आतिफ असलम साहब का भी जो है वो नाम था, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता रोज उनके वालिद जो है वो इस दुनिया से जमजम की ट्रेन को रोके भाई जरा, नहीं वो सही कह रहे हैं कि इस कॉन्सर्ट में शरीक नहीं हो पाएंगे। व्यूअर्स को जो साथ जो ऑडियंस में आएगी उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आतिफ असलम के भी बहुत फैंस हैं, वो आएंगे लेकिन उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ताज़ियत का इज़हार करते हैं जी, लेकिन राहत फतेह वहाँ होंगे, हदीका कियानी वहाँ होंगी, एमन भी हमारे साथ हैं। सब हमारे साथ रहिए आप। एमन, मुझे बताएं, इस्लामाबाद में तो आम तातील है, छुट्टी है और छुट्टी में सेलिब्रेशंस भी है, तो डबल ट्रीट है इस्लामाबाद में। हाँ छुट्टी है, स्कूल में ऑफ, सब छुट्टी है। अरे यहाँ तो बच्चे गए स्कूल। हाँ जी बताएं जमजम, बारिश भी हो रही है, छतरी लेके खड़ी आप। जी बिल्कुल, वेरी हैप्पी एंड वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और आज इस्लामाबाद में तातील भी है और इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है। जो है वो दिन का आगाज बादलों से हुआ था और इस वक्त इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश जारी है और साथ साथ जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि जश्न आज़ादी और मार्का हक की जो फतह है उसको मनाने के लिए हमें जा बजा जो है वो तैयारियां नजर आ रही थी। जिस भी शाहराह पे आप चले जाएं आपको कौमी परचम लहराते हुए दिखाई देते हैं। हर बाजारों में, गलियों में, शाहराहों किनारे ना सिर्फ कौमी परचम लहरा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और इस बार हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों की निस्बत इन अशिया में बड़ी वैरायटी आई है। बच्चों के लिए कपड़े हैं, खवातीन के लिए ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है और इस तरह जो है बैजेस जो है उनकी बड़ी वैरायटी है। लोग जो है अपनी गाड़ियों को भी कौमी परचम से सजा रहे हैं, दफातर के लिए, अपनी दुकानों के लिए, घरों के लिए खूबसूरत झंडियाँ और कौमी परचम जो है वो खरीद रहे हैं। तो गुज़िश्ता कई दिन से हम देख रहे हैं कि जो जश्न आज़ादी है उसकी फेस्टिविटी जो है वो हमें हर सू दिखाई दे रही है। और तमाम उम्र के अफराद जब हम बाज़ारों में जाते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, एक ये जो जज्बा है ना मार्का हक की जो फतह है उसको बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस साल जो है मार्का हक की जो फतह है, शानदार कामयाबी है, उसने 14 अगस्त की जो खुशियां हैं उनको यकीनी तौर पर दोबारा कर दिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती जी, जो सरकारी सतह पर तकरीबात हैं उनका सिलसिला भी गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। प्राइवेट इदारों में, सरकारी इदारों में हर कोई अपने तौर पर जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन आउटडोर इवेंट से बारिश की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे एमन? बारिश अगर इतनी हो रही है तो जो आउटडोर सारे सेटअप हुए हैं वो तो स्टॉल्स वगैरह, ये कपड़े, ये तो खराब भी हो सकता है ना भाई, नुकसान हो सकता है।
हाँ जी बिल्कुल नादिया, लेकिन इनके पास इन्होंने कुछ जो स्टॉल्स वाले हैं उन्होंने इंतजाम ऐसे किया हुआ है कि शेड्स जो हैं बड़े बड़े शीट्स के साथ वो उन्होंने लगा दिया है, लेकिन कुछ स्टॉल्स हम देख रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई जो है हिफाजती तदबीर उन्होंने नहीं की, तो अब बारिश में उनका सामान तो भीग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब धूप निकलेगी तो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। और कौमी परचम जो है वो हमें बारिश में भी उनका जो एक मंजर है ना वो अलग ही एक दिल को अब्रे रहमत बरस रहा है, अब्रे रहमत बरस रहा है भाई, कर ये पाकिस्तान के ऊपर रहमतें बरस रही है। जमजम मुझे बताया कि मज़ार कायद पे भी कोई सेलिब्रेशंस हुई है कल बहुत जबरदस्त, और वहाँ पिक्चर्स भी दिखाई गई है हमारे हीरोज की, उसके बारे में बताया। और मैं कह रहा था ट्रेन क्या वाकई निकल गई है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहीं खड़ी होंगी ट्रेन के पास। मैं तो समझी जमजम गई ट्रेन पे। नहीं, मैं यकीन करें मैं कब से खड़ी हुई थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको जो है वो ट्रेन का मंजर दिखाऊं। बड़ी खूबसूरती से उस ट्रेन को सजाया गया था, झंडियां भी लगाई गई थी, बलून्स भी थे, और बहुत यकीन करें मैंने ट्रेन को कभी इतना साफ नहीं देखा जितना कि इस ट्रेन को देखा। डाइनिंग रूम जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो मज़ार कायद पे लेज़र शो हुआ, जो हमने आज तक कहीं किसी इवेंट पे ऐसा देखा नहीं है सच। लेकिन सिंध हुकूमत का ये काम है कि जिन्होंने जो है वो फ्री एंट्री की और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो देखने आई। यकीन करें एक तो मज़ार कायद पे जैसे ही हम इंटर होते हैं ना तो दिल मेरा ना एक जोर से धड़कने लगता है। जब भी कोई जब भी कौमी तराना चलता है ना तो आंखें नम हो जाती हैं। और लिटरली कल मज़ार कायद पर जब लेज़र शो हुआ और हमने देखा कि हमारे कौमी हीरोज जो हैं उनकी लेज़र के जरिए जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, बाकी हम भी देख रहे हैं, जमजम जो आप बता रही हैं ना, वो हम देख भी रहे हैं मनाज़िर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। और ये एफर्ट जो सिंध गवर्नमेंट ने किया है, यकीन करें गूस बम्स रोंगटे खड़े अच्छा, हो ये जाते जमजम हैं जब हम ये वहाँ पर ट्रेन मौजूद के ये थे ना, ट्रेन तो अभी हमने वो खास मंजर चली देखा। है। जमजम ये ट्रेन क्या कल भी चलेगी, चलती रहेगी? इसके जरा टाइमिंग्स और इसका प्रोग्राम जरा बताएं। देखिए महकमा सकाफत की जानिब से जो है हफ्ते में एक मरतबा ये ट्रेन चलाई जाती है, और ये इस मरतबा भी ये जो है वो महकमा सकाफत ही का कारनामा था कि आज़ादी की खुशी में, मौरका हक को की खुशी में जो है ये स्पेशल ट्रेन, आज़ादी ट्रेन चलाई गई है जो कराची से थरपारकर जाएगी, और बिल्कुल फ्री में। मैं तो कह रही थी फ्री के मजे ले लेते, लेकिन आपने जो है वो मिस कर दिया, आप लोग यहाँ पर आए नहीं। मैं तो बहुत शुक्रिया जमजम, कल भी इंशाल्लाह होपफुली आपसे बात होगी। शुक्रिया इस्लामाबाद से आपने बताया कि क्या सेलिब्रेशंस हो रही हैं और आज़ाद कश्मीर का भी हमने देखा। मैं ज़ोहेब आपसे पूछना था आपका फेवरेट, वैसे सारे मिली नगमे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन एक आपका एक फेवरेट एक अलग होता है जो आपको बस खुश कर देता है, ये रुला देता है, डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं। योर फेवरेट? 2 3 4 है। एक तो ये वतन तुम्हारा है, ये वतन वो तो है तुम्हारा, वो तो है हमारा है। अच्छा अच्छा, ब्रेक के बाद में ब्रेक के बाद अपना भी फेवरेट मिली नगमा मैं बताऊंगी जी। ज़मीं मुक़द्दस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन। जश्न आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक, और इस साल तो बहुत ही खास जश्न है। आपने मुझसे पूछा आपका कौन सा है? मेरा एक तो भी पुराने वाला जब बचपन का में जो हम सुनते थे, उसमें आलमगीर का एक ख्याल रखना, सो नाइस, ख्याल रखना, बिल्कुल सही, ख्याल रखना। बेंजामिन सिस्टर्स भी साथ में, बेंजामिन सिस्टर्स वो। और आजकल या कुछ अरसे में जो मैं सुनती हूँ ना, और मुझे एक तो वो गूस बम्स वाली फीलिंग है। मुझे समझ गया कौन सा? शुजा ना दिल मैं उड़ा तो नेक्स्ट लेवल, बट आई थिंक दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत है। कुर्बानियां कितनी, भाई लेकिन कुर्बानियां जो हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी है। अच्छा वो मैंने आपसे कहा था 0090 क्या था वो? पता नहीं क्या था। हाँ वो तुमने कहा था वो पिन कोड है, पिन है आपका। हाँ ये देखे ना आप 0090 कितना एक इसका रिदम आ रहा है। हाँ। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह, बाबर आजम 9, वाह, मोहम्मद रिजवान 0। मैं कह रही थी घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। हाँ। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया, खेलने आ गए, क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13, और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था। हाँ। और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है। शायद होप को याद रखेंगे आप कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या खेल रहे थे आप, क्या बॉलिंग कर रहे थे और क्या बैटिंग कर रहे थे।
यानी इतना पैसा लग रहा है आपके ऊपर, इतने हैवी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और एक ये ही काम कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेकर आप ये काम कर रहे हैं। वो लोग तो 4-4 5-5 और भी काम कर रहे होते हैं, घर के काम भी है, बाहर भी 2-2 3-3 जॉब्स। आपका काम एक्सक्लूसिवली यही है काम है, आप पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनल खेलना। क्रिकेटर हैं, आप और क्या करना है आपने? मतलब ये लगता है क्रिकेट। अच्छा जी, तो हमें लेजेंड कहाँ से? क्रिकेटर हमें तौसीफ अहमद भाई ने ज्वाइन किया है, उनके दौर की क्या बात करें, जबरदस्त पाकिस्तान उस वक्त जाना माना। तौसीफ भाई क्या मतलब अब बात भी कहां से शुरू करें, मुझे बताएं। वेस्ट इंडीज जैसी टीम, ठीक है पिच थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए भी थी, उनके भी कोई एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं थे। एक तो आपने इतना रिस्ट्रिक्ट करने के बाद शाय होप ऐसे ले गया गेम को आपसे, फास्ट बॉलर्स पिट रहे, 70-70 रन दे रहे हैं 10 ओवर में, ये क्या हो रहा है तौसीफ भाई? जी शुक्रिया। और 13 अगस्त को हुआ है ये, और कल हमारा तो आपको पता ही है कि कौन सा दिन है, तो हम अपना मजा किरकिरा नहीं करेंगे। ये तो अक्सर आपको देखने को मिलती हैं चीजें। और डेफिनेटली जो आपने बात की है, वाकई अब तो कहता है आदमी कि क्या कहें इनको, बड़ा शोर मच रहा था जी, और इतना जोर लगा रहे थे सारे मिलके, ले आओ बाबर को, ले आओ उसको, ले आओ रिजवान को, ले आओ, उसके बगैर टीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कब से सिलसिला चल रहा था, मगर कल तो अंत करके रख दी, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। और कल का समझ से बाहर है। आप जो कह रहे हैं ना कि पिच इतना, क्या पिच में तो क्या खराबी, कुछ भी नहीं था पिच। उन्होंने तो आखिरी 10 ओवर में आपको फाड़ के फेंक दिया सारा कुछ। ये कहें कि आप में है ही इतनी एबिलिटी, आप में इतनी है, और मेरा ख्याल है कि अब इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और दे हैव बिकम एन एम्बैरेसमेंट। बिल्कुल, ये अब शर्म आती है जब हमारी टीम ग्राउंड में जाती है कि पता नहीं अब क्या कारनामा करेगी। सर ये तो एथलीट्स है ही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस में कहीं लगता ही नहीं कि इनको आती भी है क्रिकेट या कभी खेले हैं इंटरनेशनली। हाँ मतलब बहुत स्टैंडर्ड आउट है। अभी कल फिर हम जीतेंगे तो हम पाकिस्तानी हैं, डेफिनेटली हम अपने मुल्क के लिए जो है वो फिर अप्रिशिएट कर देंगे। बट ये जो हो रहा है, ये पिछले 1 साल 1.5 साल से जो चक्कर चल रहा है, ये इसमें मुझे हैरत होती है। और फिर आने के बाद अजीब अजीब बातें करते हो आप यार। दुनिया क्रिकेट में आप जो है वर्ल्ड आपको देख रहा है, आप आन के कभी कहते हो कि अभी कोच साहब का आज मैं देख रहा था, अभी वो कह रहे थे हम 40 ओवर तक तो बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद बिल्कुल ठीक थे, बहुत बिल्कुल। मुझे बताओ वो सील्स लड़का, सील्स ठीक है, एक सीमर है, बस सही है। ऐसे सीमर्स आपको हर टीम में मिलेंगे। 6 विकेट्स निकाल गया, और साइम अयूब, उसको कोई समझाने वाला नहीं कि आउटसाइड द स्टंप बॉल आ रही है, भाई मत टच करो ना उसको। तीनों मैचेस में तुम ऐसे ही आउट हो गए हो। डिसीजन मेकिंग किस किस्म की क्रिकेट है, क्या कोचिंग है, समझ नहीं आता है। ये सील्स एक जानवर है, वो पानी का कुछ उसमें से निकलता है, वो एक जानवर है। जी जी, वो सील जो पानी में रहता है। नहीं लेकिन ये पानी में नहीं ना, सरफेस पे रह के इसने हमारी ये ना, या तो पानी में ही रहे या तो पानी में रहे, बाहर आ गए तो फिर क्या करें। कह देते हैं ना, कल तो वो करीब पानी वानी करीब है ना, वहां से तो वो निकल के बाहर आ गया। अब ये वो दौड़ता था तो इनको वो नजर आता था, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था। पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो कहते हैं मैं भी बहुत बुरी चीजें लग रही हैं। तो असीम भाई, अगर आप अपने जमाने की क्रिकेट और टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस और एक कारकर्दगी का एक ना ग्राफ, डेडिकेशन, और अब जो है, आप मुझे बताएं कि क्या फर्क है, क्या लैग कर रहा है? देखिए, लैग सबसे मेन लैग के आप उस वक्त की टीम में, अगर मैं फिर वही नाम लूंगा या कुछ, यहाँ से बहुत तगड़े थे, और इतने प्लेयर तगड़े थे कि वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते सारी चीजें कि भाई किस वक्त हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं फिर अपनी सच्ची बात है कि मिसाल देते मैं अपनी बड़ाई नहीं बताता, लेकिन वो जावेद मियाँदाद साहब ने जो छक्का मारा, तो उससे पहले मैंने एक बॉल खेलनी थी, मैं भी मार देता उठा के। तो मैंने कोशिश की कि एक रन लेके वो इधर आ जाए। मतलब ये मैं काफी टाइम से नहीं चल रहा है इनके दिमाग। और अब यहाँ तक आ गई ये बात कि आप क्या करेंगे, आप बताइए। आगे आन के आपको अफगानिस्तान पे मिल रहा है, और फिर जिस जगह पे आप खेलने गए हो, या वो तो टीम 10 नंबर की टीम है, 10 नंबर की टीम है जो क्वालिफाई कर, जो ये चाह रही है कि वो वर्ल्ड कप में मौका मिल जाए उसको, वो टीम है वो, ठीक है। और साइम की आपने कहा नहीं उस पर कुछ, इतनी बार यानी 5th विकेट पे बॉल आ रही है, तुम क्यों टच कर रहे हो? और रिजवान, यानी आपको बॉल को लेफ्ट करना नहीं आ रहा अभी तक, ये नहीं पता कि बॉल पिच कहां हुई है, अंदर आ रही है नहीं आ रही, लेफ्ट कर रहे हैं बॉल और बोल्ड हो रहे हैं। देखिए, सील ने कल बता दिया सारी दुनिया को, अब आगे आने वाले वक्त में, कि भाई कुछ भी हो, तेज बॉलर कैसा भी हो, तेज बॉलर खिलाओ,
ताकि ये तेज बॉलर की हालत देख लें आप, इनकी तेज बॉलर में क्या हुआ है। तो वो तो अब सबको एक लाइन दे दी है उसने कि भाई ठीक है, हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, सारा कुछ था, लेकिन आप लोग ये कर लेना और सारे फास्ट बॉलर ऐसे खिलाना जो मेरा ख्याल है कि 160-70 की स्पीड कर रहे हो। तो इन्होंने तो एक लाइन दे दी है, और वाकई आपने जिनकी बात की, साइम हो या और दूसरे प्लेयर हो, वो तो ऐसा फील हो रहा था उतर उतर के भाग रहे हैं, और जो है ना उनसे खेले ही नहीं जा रहा, और एक आदमी पूरा मैच ले गया। उनकी बॉलिंग है क्या, और आपकी बॉलिंग माशाल्लाह, आप कभी किसी को खिलाते हैं, कभी किसी को खिलाते हैं, और देख लिया आपने हीरोज को स्टाइल मारने के। बहुत शुक्रिया कौशिक भाई, इसमें तो बात घंटों हो सकती है, क्या क्या इन्होंने कितनी बिल्कुल, और बेहतरीन वो परफॉर्मेंस। तकलीफ उनकी जो है और नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही जीरो हो गए हैं। हमारी टीम जो क्रिकेट की टीम है पाकिस्तान की, फोकस में, डेडिकेशन में, परफॉर्मेंस में, डिसीजन मेकिंग में, हर चीज में जीरो होकर रह गए। इनको मैं ख्याल एक लंबी छुट्टी पे भेजा जाए, एंड अलोंग विद जो सारे चला रहे हैं। सही बात है, लंबी छुट्टी एक लंबी छुट्टी पे इवन इंतजामिया को भी जो इनकी है उनको भी थोड़ा सा रेस्ट कराएं। फिर क्या होता है कि जब आपको एक चीज नहीं मिलती उसकी कदर आती है, फिर उसके बाद फिर प्लानिंग करें, तड़पे तरसे, और ये हो कि नहीं भाई अब हमने अपने आप को साबित करना है, पैशन खत्म हो गया। 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं आप यार, आपको एक बेसिक क्रिकेट की नहीं पता। और यही बजट प्लीज आप फुटबॉल, बास्केटबॉल पे लगाएं, हॉकी पे लगाएं, क्योंकि ये तो वेस्ट ऑफ वो मनी डेरन एंड सैमी असल में टाइम। कोच बन गए उनके। सैमी यहाँ पीएसएल खेलते हैं, उन्हें सबका पता है कि कौन कितने पानी में। और आपने उन्होंने बिल्कुल जो है अपने ना, बॉलर्स को ऐसे आपने पाकिस्तान में ना ये शायकीन का इंटरेस्ट, पैशन, शौक खत्म कर दिया। डेड हो रही है हमारे यहाँ क्रिकेट बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं राइजन शाइन में, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं जाइएगा नहीं, मजीद भी बात होगी। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी जुहेब जी, खेल कूद के बाद क्रिकेट की बात ना करना, खेल कूद में मार्शल आर्ट्स की बात करें, ठीक है, वो तो कर ले। ठीक है, ठीक है, हाँ, मार्शल आर्ट्स फाइन। तो मुल्क के मायनाज मार्शल आर्टिस्ट हमारे माहिर नसीम राशिद, उन्होंने जश्न मार्का हक में हमें एक और यानी सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ दी है। वो क्या है? वो ये है कि सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड के मालिक हैं ये, और इन्होंने भारत के नारायण में सही शायद पढ़ रहा हूँ, नारायण के 7 मार्बल टाइटल तोड़ने के रिकॉर्ड को 8 मार्बल टाइल तोड़ने का जो है ना उससे जीता। जबरदस्त। मार्बल टाइल जो होते हैं, टाइल्स 7 तोड़े थे भारत के नारायण ने, और इन्होंने 8 तोड़ दिए। तो यूं इन्होंने रिकॉर्ड पे नाम किया। 3 ननचक कैटेगरी में भी उन्होंने कामयाबी। ये देखें ना, डबल खुशी, एक तो ये कि जीतने की और दूसरा इस भारतीय को हराने की। तो बिल्कुल ऐसे ही। वो होता है हमारा जब भी मुकाबला इंडिया के अगेंस्ट किसी भी स्पोर्ट में होता है ना, तो उसके जीतने की खास एक खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब, इस तरह के हमारे एथलीट और हमारे जितने भी दीगर खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो दुनिया में भी आपने देखा कि वो फुटबॉल में स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल, उस टीम ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और उन्होंने भी टाइटल अपने नाम किया। इसके साथ साथ दीगर भी जो टेबल टेनिस में बड़े मैंने देखा यंग टैलेंट है, बैडमिंटन में यंग टैलेंट है, स्नूकर में, एमएमए, बिल्कुल एमएमए का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये कि सिर्फ हम अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें या ऐसे प्लेटफॉर्म्स दें उनको, ताकि उनकी कामयाबी में थोड़ा सा बूस्ट अप हो वो, और वो मजीद मेहनत पे आमादा हो, तो बहुत अच्छी बात मुझे होगी। लगता है कि वैसे भी जनरली बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, चाहे किसी भी किस्म की ना, ये सेल्फ डिफेंस जो है, ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसी क्लासेस दी जाएं बच्चों को, ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में लड़कियां हों लड़के हों, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए आपको, थोड़ा सा मतलब अपने आप को डिफेंड करना ज़रूरी है। और मार्शल आर्ट्स में आपको बताऊं, ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये डिसिप्लिन है। और चाइना में तो बच्चों को, तमाम बच्चों को जो है मार्शल आर्ट्स, कंग फू, कराटे, ये सिखाया ही जाता है राइट फ्रॉम नर्सरी। और ये जिंदगी गुजारने का यानी तरीका आपको सिखाती है, आप पेशेंस आपके अंदर आती है। जी। कोई भी आप रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं भाई, एकदम आपने डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं है कि कोई फाइट हुई है तो आप समझ रहे हैं कि किसी ने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है तो फौरन आपको नहीं, उसके अंदर जो पेशेंस होगी वो आम आदमी नहीं होगी। तो राशिद नसीम ने हमें ज्वाइन कर लिया भाई, पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया राशिद, आपने राजन शाह में वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। बहुत मुबारक हो आपको राशिद। तो ये बताइए, आपकी ट्रेनिंग कब से चल रही थी? आप भी क्या जैकी चैन, ब्रूस ली फैन थे मेरी तरह? मैं तो सोचती ही रह गई, आपने तो सीख लिया। मैं तकरीबन जो है वो 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया मार्शल आर्ट से वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 25 साल से जो है वो मैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। तकरीबन 24 इयर्स हो गए, और रिकॉर्ड जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया। तो उस वक्त
के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और अब तक जो है वो मुसलसल जो है वो मैं आलमी रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ और प्रैक्टिस में होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए आपने अभी? कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए बताएं हमें। अभी जो रिसेंटली जो मैंने 14 अगस्त के हवाले से आपको पता है मार्का हक जो है वो जश्न आजादी फेस्टिवल चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके हवाले से मैंने अभी एक भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसमें मैंने 7 मार्बल टाइल्स का रिकॉर्ड था। एन नारायण का भारत के से ताल्लुक है उनका, और वो भारत के लिए 20 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो उनका रिकॉर्ड जो है मैंने 8 मार्बल टाइल्स को जो है वो अपनी किक के साथ मार के तोड़ा है। उसके अलावा 2 रिकॉर्ड थे ननचक्स कैटेगरी में। आपको पता होगा कि ब्रूस ली का जो मशहूर जमाना बड़ा हाई फन है और बिल्कुल बिल्कुल सवाल किया, तो वो उस कैटेगरी में मैंने 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो ननचक्स कैटेगरी में पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो ननचक्स कैटेगरी में इस वक्त मेरे पास हैं। और यही ननचक्स के रिकॉर्ड जो है वो मैं जाके इटली में और मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीवी शोज में जो है वो जाके जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने परफॉर्म भी किए हैं मुख्तलिफ ननचक्स के रिकॉर्ड्स। क्या बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है या आने वाला है या आएगा? तेजी बड़ी जरूरी है, तो आप तो फ्लैश ऑफ पाकिस्तान है। 135 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरे अप्रूव हो चुके हैं, और मैं मजीद मेहनत कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पूरे करूं। नहीं अप्रूव का मतलब क्या है कि नाम आ गया आपका, यानी वहां उनकी टीम के सामने आपने परफॉर्म कर दिया। जी बिल्कुल, 135 साल में रिकॉर्ड जो मेरे मंजूर हो चुके हैं अभी तक। अप्रूव यानी कि रिकॉर्ड्स में आपका नाम आता है फिर वहां गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन कैटेगरीज में। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई, आप ये तो हमारी शान रिकॉर्ड है। नहीं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों को एक और बुक निकालनी पड़ी है, वॉल्यूम जस्ट फॉर हिम। हाँ, राशिद नसीम। माशाल्लाह इतने आपके रिकॉर्ड्स हैं। तो ये पता है इसमें कितना आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, डाइट और इसके अलावा एक्सरसाइजेस, क्या चीजों का जो है मिक्सचर चाहिए होता है टू परफॉर्म दिस गुड एंड डू वेल इन मार्शल आर्ट्स? देखिए, डिसिप्लिन के बगैर तो जो है वो कुछ भी चीज मुमकिन नहीं है। लाजमी सी बात है कि मैं जॉब भी करता हूँ, मेरी एकेडमी भी है, बच्चों को सिखाना भी होता है, घर भी है, तो हर चीज को सबसे पहले जो है वो डिसिप्लिन करना पड़ता है, अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है, अपनी ट्रेनिंग का स्केड्यूल बनाना पड़ता है, फिर अपना लाजमी सी बात है कि डाइट प्लान को भी फॉलो करना पड़ता है। तकरीबन 45 ईयर्स मेरी एज हो गई है, तो मैं अब तक जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डाइट प्लान का बड़ा हाथ होता है, और उसमें मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होती है, पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। और मैं पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मैंने अचीव किया। हुकूमत ने आपको, देखिए आपने 135 आप कह रहे हैं, ये बड़ा नंबर है, हुकूमत ने आपको कोई सपोर्ट किया, कभी अप्रिशिएट किया, कभी बुलाया, कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई आपको दिया फायदा या फिर इनाम दिया या नहीं? सर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ कि पूरी दुनिया में जाके ना मुझे पूरी दुनिया, मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो पूरी दुनिया को नजर आ चुके हैं। ठीक है, जर्मनी में जा चुका हूँ, इटली में जा चुका हूँ, कोरिया जा चुका हूँ, चाइना जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, रोमानिया जा चुका हूँ, दुनिया भर के मैंने टीवी शोज किए हुए, टोक्यो से जापान से टोक्यो टीम की जो टीम है वो मेरे घर पे आ चुकी है। लेकिन अगर किसी की नजर नहीं पड़ी है तो वो पाकिस्तान में जो हुकूमती इदारे हैं, पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं, उन्होंने अब तक मुझे नहीं देखा है। पूरी दुनिया में जाके अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी किया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मार्शल आर्ट की अगर बात कर रहा हूं मैं, मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा, कितनी हैरानी की बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे थोड़ा कंफर्म कर दें, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भिजवाए जाएंगे जो आपने वो किया, यानी आप अगर लेटेस्ट बुक लें गिनीज बुक की बात करें, मेरी बात सुने, हाँ। आप जो है वो इन 3 रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड, ये जो 3 रिकॉर्ड जो मैंने बनाए हैं ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अच्छा, ये नए हैं, पिछले तो जा चुके हैं, पिछले जा चुके हैं, 35 की मैं बात कर रहा हूं वो अप्रूव हो चुके हैं। अच्छा, मुझे पता है राशिद, फैमिलीज में, बच्चों में, पाकिस्तानियों में वैसे कितना जो है अवेयरनेस और शौक है मार्शल आर्ट्स का, आप बच्चों को सिखाते भी हैं, तो स्कूल्स वगैरह में मैं तो कहती हूँ बड़ा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वैसे कितनी ये आपको समझाना पड़ता है या पेरेंट्स से और बच्चों में पहले से रुझान है इसका कि सीखना चाहिए? देखिए, मिला जुला जो है ना वो पेरेंट्स के अंदर रुझान जो है वो पाया जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोविड के बाद कुछ पेरेंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, और अब जो है वो कराची के, मैं अगर खुसूसी बात करूं और पाकिस्तान की बात करूं, तो मार्शल आर्ट की जो फैसिलिटीज हैं उनमें इजाफा हो गया है, बड़े अच्छे क्लब्स बन रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली तौर पर जो है वो लोग आगे आ रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो दुनिया आपको जो है वो नजर आ रही है, दुनिया आपको YouTube पे नजर आ रही है कि वो क्या कर रही है, कंपटीशन आपके सामने आ चुका है। तो जब आप हर चीज YouTube पे और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपके अंदर जो है
उसी तरह का बनने की ख्वाहिश भी पैदा होती है। तो जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मेरी बेटी है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो बच्चे आते हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, चैंपियनशिप्स खेलें। और लाजमी बात है कि पेरेंट्स जितना मोटिवेट होना चाहिए तो उतने नहीं है, लेकिन ये कि जो लोग तो इसलिए नहीं ना, उसकी वजह है वो अपने हीरो को जिसने 135 रिकॉर्ड बना दिए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, वो देख रहे हैं कि अपना मुल्क कोई पेट्रोनाइज ही नहीं कर रहा, बुला ही नहीं रहा, कहीं इनवाइट ही नहीं कर रहा, कोई पैसों से सपोर्ट नहीं, वो इसलिए देखते हैं ना, इसीलिए नहीं मोटिवेट होते हैं, वजह है उसकी। सही। और राशिद, इसमें ओलंपिक्स वगैरह का आगे कोई चांस होता है? बिकॉज मैं देखा है कि जब आप ओलंपिक्स में या ऐसी कोई बड़ी, अरशद अदीम को कितनी इज्जत मिली, कोई ऐसा चैंपियनशिप्स है जो आपको वहां जाके अगर आप जीते हैं तो फिर सही जरा आपको और जरा टेंशन मिले? वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल अलग चीज है। अगर हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो बहुत सारी मार्शल आर्ट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, जैसे कि किक बॉक्सिंग है, MMA है, इसके अलावा क्यूकुशन है, और इस तरह मुख्तलिफ मार्शल आर्ट के स्टाइल हैं, वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। तो ओलंपिक के अंदर ताइक्वांडो है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं पिछले 12 साल से अब ताइक्वांडो के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन अब मैं कोचिंग करता हूँ ताइक्वांडो की। तो मेरी जो बेटी है और मेरे जो स्टूडेंट है वो ताइक्वांडो खेल रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी को जो है उसको मैं जो है उसको आगे लेके जाऊं। कि ओलंपिक्स में जब कोई आप मेडल गोल्ड का लेके आते हैं ना, तब उसके बाद फिर जरा ज्यादा शोर मचता है, लेकिन जो आपके अचीवमेंट्स है वो भी अमेजिंग है, उस पर भी रिकग्निशन बिल्कुल बनती है। जी बहुत शुक्रिया राशिद नसीम, आपने वक्त दिया हमें, और आप हमारे हीरो हैं भाई, सर का ताज, और हम आपकी आवाज़ हमारे शो के जरिए यकीनन पहुंच गई होगी अरबा में। जी, और प्लीज़ करते रहिए और बच्चों को ये सिखाते रहिए, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, वही बहुत ज़बरदस्त एक मैं कहती हूँ काम भी है। लेकिन सोएब देखा जाए तो स्कूल्स में वाकई की PE ख़त्म हो गई है, स्पोर्ट्स भी बराए नाम। अच्छा, वो इतनी तकलीफदेह अरेंजमेंट है कि जी हफ्ते में 3 दिन होगा, 2 दिन होगा, स्कूल के बाद आप अपनी गाड़ियों में आए, बच्चों को यहाँ रोइंग क्लब ले जाएं, तो फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आपने उनको पिक इतना हमारे लिए काम होता, हम कहते रहने दो भाई, हमें रोइंग नहीं सिखानी, हमने ये नहीं सिखाना। ये तो स्कूल का काम है कि स्कूल आवर्स में या आफ्टर स्कूल में ही कोचेस को बुलवा के आप क्यों बच्चों को ये सिखाते नहीं? और ये बड़े बड़े महंगे स्कूल की बात कर रही हूँ जहाँ 50, 55, 60 हजार तक सैलरी जाती है, स्पोर्ट्स गुड्स होती है, बाकायदा एक रूम होता था पहले कि वहाँ स्पोर्ट्स गुड्स हैं, आप जाके लें ब्रेक टाइम में, जो भी आपने खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, आपने और कहते अच्छा जब एडमिशन लो ना तो कहते हैं सारे स्कूल्स जी हम एक्स्ट्रा करिकुलर पे ना बहुत फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं, क्या आप ऑफर कर रहे हैं बच्चों को? कोई मतलब कुछ भी नहीं है। ग्रीन डे है आज ब्लू डे है, आज ब्लू डे के साथ ये खाना लेके आना है, म्यूजिक लगा, बच्चे उछल कूद करके बंदा तमाशा करके घर आ जाते हैं। तो खैर शो का एक्चुअली प्रॉपर मैं कैसा कह रही हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस, कराटे, टेक्वांडो, मार्शल आर्ट्स और बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी स्कूल के अंदर होनी चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए कि बच्चों को आप क्या इसलिए जरूरी होना चाहिए कि सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल यूसेज की वजह से बच्चों को आपने हटाना है वहां से। तो जितना आप ग्राउंड्स की तरफ लेकर आएंगे, बाहर आउटडोर एक्टिविटी लेकर आएंगे, तो बच्चों का जहन खुलेगा और फिजिकली मेंटली फिट होंगे। ये बात होती रहेगी। खैर शो का वक्त खत्म हो गया। नादिया और ज़ुएब को इजाजत देनी है, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।